वेक्टर एनालिसिस की इस सीरीज में हमने अब तक देखा, ऑपरेशंस को देखा, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स को देखा, मैग्नीट्यूड को देखा, डायरेक्शन को देखा, साथ ही साथ हमने डायरेक्शन कोसाइंस को भी देखा, बहुत सारी चीजें देखी। और आज की वीडियो में अब हम शुरू करने वाले हैं डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट एंड स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। साथ ही साथ बात करेंगे वर्क की, और बात करेंगे मूवमेंट ऑफ फोर्स की, और बात करेंगे बहुत सारे शॉर्टकट और इम्पोर्टेंट ट्रिक्स की इस वीडियो में। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। नमस्कार साथियों, मैं सुरेंद्र कुमार फोकस मेट क्लासेस के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, और आशा करता हूं आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज हम डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट बाकी सारी चीजों के बारे में इसमें बात करेंगे। तो शुरुआत में बात करेंगे हम वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट के बारे में। ठीक है, तो वेक्टर के बारे में आपने इससे पहले के वीडियो में अच्छे से पढ़ रखा होगा। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो एक बार जाके प्लीज जरूर देखिए, वीडियो हेल्पफुल है और काफी इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं यहाँ पर प्री प्लस मेंस की, तो दोनों का कंटेंट एक साथ लेकर चलने वाले हैं। तो आते हैं अपने डॉट प्रोडक्ट पे। तो डॉट प्रोडक्ट क्या है कि मान लीजिए आपके पास दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर आपके पास ये है वेक्टर बी। ठीक है, इसको अगर मैं वेक्टर बी से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, और ये आपके पास वेक्टर ए है। ठीक है, ये ओरिजिन है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि आपका जो डॉट प्रोडक्ट है, ठीक है, साफ साफ लिखा हुआ है डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, माना मेरे पास जो है वेक्टर ए और वेक्टर बी दो वेक्टर्स हैं, तो इनकी जो डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट जो है उसका रिप्रेजेंटेशन, आप उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो जिसका रिप्रेजेंटेशन है वो कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, और वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल होता है किस चीज के, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल होगा किस चीज के, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल होगा मॉड ऑफ वेक्टर ए मल्टीप्लाई बाय मॉड ऑफ वेक्टर बी, और इक्वल होगा इस चीज के साथ में कॉस थीटा के। अभी थीटा क्या है, अभी थीटा क्या है, कहाँ से आ गया, वेयर। ठीक है, वेयर, थोड़ा सा वेयर। अब ये थीटा है क्या, ठीक है ना, वेयर थीटा इज इक्वल टू एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। मतलब आपके पास जो वेक्टर ए था, आपके पास जो वेक्टर बी था, उन दोनों के बीच अगर एंगल थीटा हो, तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। ठीक है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी के इक्वल होगा, और इक्वल होगा किस चीज के, मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी कॉस थीटा। अब ये एक्चुअली आता कहाँ से, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैंने दो वेक्टर इस प्रकार से यहाँ पर लिख लिए या बना लिए, साथ ही साथ फिर मैंने क्या किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। परपेंडिकुलर मतलब आपका ये एंगल कितने का है, ये एंगल आपका 90 डिग्री है। ठीक है, तो आपको पता होगा अगर मैं इस राइट एंगल ट्राइंगल में राइट एंगल ट्राइंगल में अगर मैं कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करूं, तो कॉस थीटा किसके इक्वल होगा, ठीक है, कॉस थीटा किसके इक्वल होगा, कॉस थीटा इक्वल होगा आपका किस चीज के, आपको पता है हम रिप्रेजेंट करते हैं इस वेक्टर को वेक्टर ए से, और लेंथ ऑफ वेक्टर किसकी इक्वल होता है, वो इक्वल होता है मॉड ऑफ ए के। ठीक है, तो ये ओ अगर मैं इसको पी कह देता हूँ, ओ पी, और ये ठीक है ए कह देता हूँ इसको, तो ओपी जो डिस्टेंस है वो किसके इक्वल होगी, मॉड ऑफ सी के, याद रखना। और ओवी की किसके इक्वल होगी, वो इक्वल होगी मॉड ऑफ बी के। ओके, तो मुझे ए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी फाइंड आउट करना है, तो ये इक्वल हो जाएगा किस चीज के, अगर मैं इसमें cos थीटा की वैल्यू निकालूं, तो cos थीटा मतलब ओ ए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज मॉड ऑफ ए, और यहाँ से ओ ए की वैल्यू लिखूं, तो ओ ए किसके इक्वल होगा, ओ ए इक्वल होगा मॉड ऑफ वेक्टर ए cos थीटा। ठीक है, मॉड ऑफ ए cos थीटा। अब एक बात मुझे बताइए, वो क्या, कि ये यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो गया, ये हो गया आपका मॉड ऑफ ए cos थीटा। अब इसकी और बी की प्रोडक्ट करनी है, तो वो किसके इक्वल हो जाएगी, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी cos थीटा। तो ये है इसके पीछे का रीजन, आपका मॉड ऑफ ए cos थीटा यहाँ से निकल के आता है, क्योंकि दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल जो है वो थीटा है। चलिए बात करते हैं अब इसके क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में। उससे पहले एक चीज और बात करते हैं, वो है आपका क्या, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ठीक है,
एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। अगर मैं यहाँ से cos थीटा की वैल्यू निकाल लूं, कभी कभार आपको वेक्टर ए और वेक्टर बी गिवन होंगे, उनके बीच का एंगल थीटा फाइंड आउट करना होगा, तो आपसे पूछेगा वेक्टर एंगल बिटवीन टू वेक्टर। ठीक है, तो आप वहां से cos थीटा की अगर वैल्यू निकालें तो cos थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, cos थीटा इक्वल हो जाएगा किस चीज के, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज डिवाइडेड बाय वेक्टर ए वेक्टर बी। ठीक है, इसके इक्वल होगा, इसको आप बॉक्स में बंद कर दीजिए। ये सिर्फ डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट का इंट्रो है, आप आगे जाइए जरा सा, उसके बाद आपको इंपॉर्टेंट चीजें सारी कराई जाएंगी। अब मैं इसमें आगे बात करता हूँ क्रॉस प्रोडक्ट की, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट को पढ़ना भी जरूरी है। क्रॉस प्रोडक्ट मतलब मैं बात कर रहा हूँ, अगर मेरे पास वेक्टर ए और वेक्टर बी दो वेक्टर हैं, तो उनका जो रिप्रेजेंटेशन होगा, ठीक है, क्या होगा, रिप्रेजेंटेशन वो किससे रिप्रेजेंट करे जाते हैं, मैं आपको पहले बता दूं, मेरे पास दो वेक्टर हैं, वेक्टर ए वेक्टर बी, और उनके बीच का एंगल क्या है, वो आपका थीटा है। ठीक है, तो रिप्रेजेंटेशन जो है वो इस प्रकार से है कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। ठीक है, और इसका जो फार्मूला रहता है, या फिर मैं कहूँ ये आता है, वो आता है इस प्रकार से कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी जो इसकी वैल्यू है वो इक्वल होगी वेक्टर ए का मॉडुलस वेक्टर बी का मॉडुलस साइन थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन बोथ द वेक्टर, और साथ में आएगा आपका ईटा कैप। अब ईटा कैप क्या है, ये इंपॉर्टेंट है भैया। ईटा कैप क्या है, ईटा कैप इज इक्वल टू यूनिट नॉर्मल वेक्टर। ठीक है, याद रखिएगा, यूनिट नॉर्मल वेक्टर, एकांक लंबवत सदिश है आपका ईटा कैप, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब वेक्टर आपने पढ़े, क्रॉस प्रोडक्ट को पढ़ा, डॉट प्रोडक्ट को पढ़ा, यहाँ से एक एंगल और निकल के आता है, अभी अभी आपने पीछे पढ़ा एंगल बिटवीन टू वेक्टर। ठीक है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर आपने डॉट प्रोडक्ट में भी पढ़ा, अब क्रॉस में भी पढ़ी है। तो क्या करना है आपको इस बार, आपको साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो आप कहेंगे कि साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है, ओके, साइन थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा आपका क्या, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि मॉड ऑफ ये क्यों नहीं आया, या ईटा कैप क्यों नहीं आया। आपको पता है ईटा कैप क्या था, यूनिट नॉर्मल वेक्टर, उसका तो मैग्नीट्यूड ही 1 है, तो उसको लिखो या मत लिखो क्या ही फर्क पड़ता है। ठीक है ना, इस वजह से आपका साइन थीटा में ईटा कैप नहीं आया। अब मैं एक इंपॉर्टेंट बात आपको बताना चाहता हूँ ए क्रॉस बी के बारे में। ठीक है, ईटा कैप की वैल्यू आपको लिखा देता हूँ, अगर आपसे पूछे यूनिट आउटवर्ड नॉर्मल वेक्टर, और ये कई बार पूछा गया है, यूनिट नॉर्मल वेक्टर, ठीक है, ऑफ ए क्रॉस बी, यूनिट नॉर्मल वेक्टर टू ए क्रॉस बी, या यूनिट नॉर्मल वेक्टर ऑफ ए क्रॉस बी, आपसे ये पूछा जाता है। तो ये किसके इक्वल होता है, यूनिट वेक्टर निकालने का तरीका मैं आपको पीछे बता के आया था, पहले वीडियो में जाके जरूर देखिएगा कि यूनिट वेक्टर होता है वो निकाला जाता है, या फिर मैं कहूँ आपसे डायरेक्शनल वेक्टर निकाला जाता है, वो निकाला जाता है इस प्रकार से कि जो ए कैप था वो इक्वल था किस चीज के, ए कैप इक्वल था वेक्टर ए इज डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ वेक्टर ए। अब यहाँ पर ए एक्चुअली क्या है, वेक्टर ए ना होके वो है आपका वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ये है। तो अब मैं आपसे कहूँ कि आप ईटा कैप की वैल्यू निकालिए तो किसके इक्वल हो जाएगी, तो वेक्टर ए जो ओरिजिनल वेक्टर है, ओरिजिनल वेक्टर मेरा ये है क्योंकि ये इसी के अबाउट निकालने के लिए बोला गया है, तो ये हो जाएगा आपका वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। ठीक है, इज डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। अब आप सोच रहे होंगे सेपरेटली मॉड क्यों नहीं आया, क्योंकि आपको फार्मूला पता होना चाहिए ना। आपने अगर वीडियो 1 देखा है तो आपको पता होगा कि किस प्रकार से हम
डायरेक्शनल वेक्टर निकालते हैं या यूनिट वेक्टर निकालते हैं तो वो आप इस प्रकार से निकालते हैं। यूनिट वेक्टर मतलब ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए इज डिवाइडेड बाय उसी का और उसका मैग्नीट्यूड से आप डिवाइड कर दीजिए। तो ए क्रॉस बी आपको पता है कि क्रॉस प्रोडक्ट के बाद में क्या मिलता है आपको, क्रॉस प्रोडक्ट के बाद में आपको एक वेक्टर क्वांटिटी ही मिलती है। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट से क्या मिलता है, एक वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर मिलेगा तो ए क्रॉस बी मेरा एक वेक्टर है, तो उस वेक्टर का मैं यूनिट वेक्टर निकालूंगा तो उसको उसी के मॉडल से डिवाइड कर दूंगा जैसा कि मैंने किया हुआ है। आई होप बात समझ में आई हो आपको। ठीक है, याद रखना क्रॉस प्रोडक्ट से आपको क्या मिलता है, क्रॉस प्रोडक्ट से आपको मिलता है एक वेक्टर क्वांटिटी। वहीं आपको डॉट प्रोडक्ट जो होता है, डॉट प्रोडक्ट से आपको क्या मिलती है, इससे मिलता है आपको एक स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, क्या मिलती है, स्केलर क्वांटिटी। इसमें सिर्फ नंबर्स आएंगे, आपका फाइनल रिजल्ट जो आएगा उसमें नंबर्स होंगे, एबीसी हो होंगे, लेकिन आई कैप, जे कैप, के कैप ये नहीं हो सकते, क्योंकि उसमें आपको एक न्यूमेरिक वैल्यू मिलती है, एक स्केलर क्वांटिटी मिलती है, जबकि क्रॉस प्रोडक्ट में आपको एक वेक्टर क्वांटिटी मिलती है। आई होप बात समझ में आई हो। चलिए चलते हैं आगे। पैरेलल एंड परपेंडिकुलर वेक्टर क्या होते हैं। ठीक है, पैरेलल एंड परपेंडिकुलर वेक्टर क्या होते हैं। ठीक है, चलिए एक चीज और पीछे रह जाती है उसको मैं यहाँ पर ही करा देता हूँ। आपको पता है कि जो मॉड ऑफ आई होता है उसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, वो इक्वल होता है 1 के। क्यों, मैं आपको स्टार्ट से बात बताते हुआ आ रहा हूँ। आई कैप, जे कैप, के कैप जो है आपके यूनिट वेक्टर्स होते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स वाई जेड एक्सिस। यूनिट वेक्टर मतलब उनका मॉडुलस 1 है। ठीक है, आई कैप, जे कैप 1 है, के कैप सही है 1 है। तो एक चीज आप याद रखिए, आई कैप डॉट आई कैप की वैल्यू अगर मैं आपको कहूँ निकालने के लिए तो आप कैसे निकालेंगे, आई कैप डॉट आई कैप इक्वल होगा किस चीज के, मॉड ऑफ आई कैप, मॉड ऑफ आई कैप कॉस। अब एक बात बताइए, आई कैप क्या है, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में है। ठीक है, क्या है आपका, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में है। मैं आपको बना के दिखाता हूँ। चलिए ये आपका एक्स एक्सिस की डायरेक्शन है, इसको मैं एक्स बोल देता हूँ। ठीक है, ये आपका क्या है, एक्स है। एक्स में इस डायरेक्शन में क्या है आपका आई कैप। ठीक है, दूसरा क्या है, वो भी आई कैप है, वो भी इधर ही होगा, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, 0 हो जाएगा ना, 0 डिग्री। ठीक है, और cos 0 की वैल्यू 1 होती है, मॉड ऑफ आई 1, मॉड ऑफ आई 1 दैट इज 1 इंटू 1 इंटू 1 दैट इज फाइनल 1। मैं कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब बस इतना ही है कि आपका जो डॉट प्रोडक्ट होता है उसमें आई डॉट आई कैप की जो वैल्यू होती है वो इक्वल होती है जे कैप डॉट जे कैप इक्वल होता है के कैप डॉट के कैप, और इक्वल होता है किस चीज के, इक्वल होता है 1 के। आई होप बात समझ में आ गई हो। ठीक है ना, अब मैं बात करता हूं आपकी एक और, वो क्या है, अभी तो मैंने सेम वालों के साथ मल्टीप्लाई की, चलिए चेंज करके देखते हैं। ठीक है, चेंज करके करके देख लेते हैं। मान लीजिए एक आई की मल्टीप्लाई में जे के साथ करता हूं, आपको पता तो होगा ही ना आई जे के कैसे होते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। आई जे के सब के सब कैसे होते हैं, 90 डिग्री पर होते हैं। तो ये अगर वाई एक्सिस है तो ये हो जाएगा आपका जे कैप। ठीक है, तो चलिए यहाँ से मैं कहता हूँ आपसे, आई कैप डॉट जे कैप फाइंड आउट कीजिए, तो इक्वल होगा किस चीज के, मॉड ऑफ आई मॉड ऑफ जे कैप। ठीक है, कॉस, अब मुझे बताइए आई और जे के बीच में एंगल कितना होगा, 90 डिग्री का, और कॉस 90 क्या होता है, वो होता है 0। ठीक है, तो ऐसे ही आप और निकालेंगे कि आई डॉट जे कैप, ठीक है, इक्वल होगा जे कैप डॉट के कैप, इक्वल होगा के कैप डॉट आई कैप। क्यों, क्योंकि भाई इनके बीच का जो एंगल है, आई और जे के बीच में 90, जे और के बीच में 90, के और आई के बीच में 90। समझ में नहीं आ रहा हो तो आप ऐसे समझ लीजिए। ठीक है, ये आई और ये जे 90 डिग्री का एंगल है दोनों के बीच में, इसके और इसके बीच में 90 डिग्री का एंगल है, और इसके बीच में 90 डिग्री का एंगल है। क्योंकि तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, स्पेस में हम लोग 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते हैं, एक्स वाई जेड एक्सिस जो होती हैं तीनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती हैं। या मैं कहूँ आपसे कि यहाँ पर लिख देता हूँ, एक्स एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू जेड एक्सिस, या मैं कहूँ
कि आई कैप जो है परपेंडिकुलर है किस चीज के, जे कैप के परपेंडिकुलर है किस चीज के, के कैप के। ये आप याद रखिएगा, क्योंकि ये सारी चीजें आपको बार बार समझाने की जरूरत पड़ेगी, तो आप उसको एक बार में ही समझ लें, ज्यादा बढ़िया है। ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती है। आई कैप जे कैप के कैप की वैल्यू क्या होती है, मॉडुलस में 1 होती है, और उनकी डॉट प्रोडक्ट अगर मैं करता हूँ तो डॉट प्रोडक्ट क्या होती है, डॉट प्रोडक्ट उनकी 1 होती है सेम की। और अगर मैं सेम की जगह अपोजिट कर दूं तो उनकी वैल्यू क्या हो जाती है, उनकी वैल्यू हो जाती है 0। ठीक है, तो मैंने इस एक पेज में आपको बहुत सारे कंटेंट लिखा दिए, बहुत सारे फॉर्मूलाज लिखा दिए, और उनको आपको हल करके भी दिखाया है कि एक्चुअली ये चीज आती कहाँ से है। सब लोग बता तो देते हैं कि ये चीज ऐसी ऐसी होती है, पर ये चीज आती कहाँ से है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं एक और बात की, यहाँ पर ही मैं लिख देता हूँ। इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, जगह का अभाव है। ठीक है, आई होप आप समझ पाए मेरी बात को। अब एक बात बताइए, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए बी निकाला मैंने। ठीक है, इक्वल किस चीज से था, इक्वल था मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। मैं कहता हूं भाई आप वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए निकालिए, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, मॉड ऑफ बी मॉड ऑफ ए कॉस थीटा, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल तो थीटा ही है। अब पहले ए लिख लो या पहले बी लिख लो, कुछ फर्क पड़ा क्या, नहीं पड़ा ना। तो यहाँ से फॉर्मूला क्या निकलता है, फॉर्मूला ये निकलता है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल होता है किस चीज के, वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए के। समझ लीजिए, ठीक है ना। ये इक्वल होता है इस चीज के, कहाँ से आया मैं आपको समझा चुका हूँ। अब आपने डॉट प्रोडक्ट के बारे में इतना कुछ पढ़ लिया, अब पढ़ते हैं थोड़ा सा क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में। ये सारी चीजें मैं आपको एक साथ बाद में कराने वाला था कि डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज के लिए, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि डॉट प्रोडक्ट एक साथ कर रहे हैं तो सारा कुछ एक ही जगह खत्म कर लें। अब मैं क्रॉस प्रोडक्ट की आपसे बात करना चाहता हूँ। क्रॉस प्रोडक्ट को पहले थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा चीजें समझाने के लिए। मैंने आपको क्रॉस प्रोडक्ट कराया था, तो ये सारी चीजें आपने देखा कि दो वेक्टर्स थे, उनके बीच का एंगल थीटा था, तो उसका फार्मूला ये था। तो ए क्रॉस बी को एक्चुअली रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो मैंने आपके सामने एक परपेंडिकुलर वेक्टर बना के रखा था। ये परपेंडिकुलर एक्चुअली ये ए के भी परपेंडिकुलर है और ये बी के भी परपेंडिकुलर है। ठीक है, मतलब ए क्रॉस बी जो है, ये जो वेक्टर है वो रिप्रेजेंट करेगा किस चीज को, वो रिप्रेजेंट करता है ए क्रॉस बी को। कहने का मतलब क्या हुआ, ए क्रॉस बी आपका परपेंडिकुलर होता है किस चीज के, वेक्टर ए के, एज वेल एज ए क्रॉस बी जो है वो आपका परपेंडिकुलर होता है किस चीज के, वेक्टर बी के। तो आपसे सवाल जो है, ऐसा नहीं है मैं अपनी तरफ से करा रहा हूँ, ये सवाल आपसे पूछा गया है कि भाई आपके पास अगर दो वेक्टर्स ए और बी दिए हुए हैं, तो आपसे पूछेगा कि एक ऐसा वेक्टर फाइंड आउट करो जो वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों के परपेंडिकुलर हो। तो बताए आप लोग क्या करते हैं, आप इसके पीछे पड़ जाते हैं, कह रहे थे कि यूनिट नॉर्मल वेक्टर तो यही है, तो यही परपेंडिकुलर होगा। जी नहीं, ये अलग चीज है, ये यूनिट वेक्टर है, परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर है। आपको अगर ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर एक वेक्टर फाइंड आउट करना हो, तो वो कुछ और नहीं है बल्कि उनकी क्रॉस प्रोडक्ट है। वो आपसे ये नहीं कहेंगे क्रॉस प्रोडक्ट निकालो, वो आपसे ये कहेंगे कि भाई आप ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर वेक्टर निकालो, कभी ये नहीं कहेंगे कि क्रॉस प्रोडक्ट निकालो। ठीक है ना, बात को घुमा के कहेंगे तो समझ जाइएगा। अगर ये बात कहें कि ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर वेक्टर निकालो, दिमाग में फट से आ जानी चाहिए बात कि भाई वो बात कर रहे हैं कि तुम कुछ मत करो, सिर्फ क्रॉस प्रोडक्ट निकाल दो। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बच्चों को कंफ्यूज कर देता है, तो याद रखिएगा। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे आई क्रॉस जे, जे क्रॉस आई, जैसा कि आपको पहले बता चुका हूँ। जैसे आपको पता है, हम पीछे पढ़ चुके हैं, मॉड ऑफ आई मॉड ऑफ जे मॉड ऑफ के, इनकी सबकी वैल्यू 1 1 होती है। तो मैं बात करना चाहता हूँ कि आई डॉट आई की वैल्यू आपने देखी 1 आई थी, मैं यहाँ डॉट की जगह क्रॉस कर देता हूँ, लीजिए। अब बस कीजिए कैसे निकालोगे। ठीक है, अब मैं यहाँ से लिखता हूँ मॉड ऑफ आई और साइन
और आई और आई के बीच में एंगल बताएंगे क्या होगा। जैसे मैंने आपको पीछे बताया था ना, आई और आई के बीच मतलब सेम डायरेक्शन है, दोनों सेम है, तो एंगल 0 होगा, 0 डिग्री। ईटा कैप चलने दीजिए ऐसे ही, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, दैट इज 0। कहने का क्या मतलब हुआ, कहने का मतलब ये हुआ कि आपका आई क्रॉस आई, ठीक है, कैसा होगा, इक्वल होगा जे क्रॉस जे, इक्वल होगा के कैप क्रॉस के कैप, और इक्वल होगा किसके, 0 के। ये सारे के सारे किसके इक्वल होंगे, सारे के सारे 0 के इक्वल होंगे, समझ लीजिएगा। ठीक है, एक बार आप पीछे देख सकते हैं, जब हमने डॉट प्रोडक्ट किया था तो उसकी वैल्यू क्या आई थी, वो आपकी 1 1 आई थी। ठीक है ना, ये वाली वैल्यू जो है आपकी 1 1 आई हुई थी, ये आप समझ लीजिएगा। थोड़ा सा बड़ा करने की कोशिश की है जिससे कि आपको अच्छे से साफ सुथरा दिख जाए। ठीक है, तो पहले आई डॉट आई था, ये डॉट प्रोडक्ट का साइन है, थोड़ा सा मोटा कर देता हूं अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो, बोला तो मैंने डॉट प्रोडक्ट ही है। आई डॉट आई की वैल्यू क्या है, 1, जे डॉट जे की 1, के डॉट के की 1, और अगर मैं अलग अलग की करता हूँ मल्टीप्लाई तो उसकी वैल्यू 0 है। अब क्रॉस प्रोडक्ट में इसका उल्टा है कि अगर दोनों सेम है ना, ठीक है, अगर दोनों सेम है तो उसकी वैल्यू हो जाती है 0। अब दोनों अगर अपोजिट है तो उसकी बात अभी करते हैं कैसे। इसको उठा के अगर मैं इधर कर लेता हूं, मैंने इसको यहाँ से उठा के यहाँ पर रख दिया, दोनों साथ साथ हो गए। चलिए बात करते हैं अब थोड़ा सा अगर अलग हो जाते हैं, ठीक है ना, अगर अलग अलग होते हैं तब क्या करना है। चलिए, तो अब मैं देखता हूँ आई कैप क्रॉस जे कैप इसके इक्वल होगा, इक्वल होगा मॉड ऑफ आई कैप मॉड ऑफ जे कैप, ठीक है, और साइन 90 डिग्री, क्योंकि आई और जे के बीच में क्या होता है, आई और जे के बीच में होता है आपका 90 डिग्री का, क्योंकि तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं। और ईटा कैप, अब ईटा कैप क्या था, ईटा कैप था आपका परपेंडिकुलर वेक्टर। तो ईटा कैप की वैल्यू मैं बताऊंगा अभी यहाँ पर क्या हो जाएगी। तो ये क्या हो गया, ये तो आपका 1 होता है, ये भी 1 होता है, ये भी 1 होता है, ईटा कैप। जैसे ईटा कैप आपको फाइनली मिला। अब मुझे बताइए आई और जे, ठीक है, आई और जे ये किसके इक्वल हो सकता है, इक्वल है ईटा कैप के। अब एक चीज बताइए, आई इधर था, जे इधर था, मैंने इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट निकाली, तो इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगी, वो इसके परपेंडिकुलर तो होगी, क्योंकि आपको पहले बता चुका हूं मैं, ए और बी अगर दो वेक्टर हैं, ठीक है ना, ए और बी अगर दो वेक्टर हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है, उसका प्रोडक्ट इक्वल होता है ए क्रॉस बी के। ठीक है, तो मैंने इसको ए इज इक्वल टू आई ले लिया, बी इज इक्वल टू जे ले लिया, इस प्रकार से। अब मैंने इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकाला तो वो किसके इक्वल मिला मुझे, आई क्रॉस जे के। ठीक है, आई क्रॉस जे के। अब एक बात ये है कि भाई वो तीनों इस प्रकार से हैं, ये, ठीक है, ये आई कैप है, ये जे कैप है, तो इन दोनों के परपेंडिकुलर कौन होगा, ए क्रॉस बी या आई क्रॉस जे। और आई क्रॉस जे परपेंडिकुलर होता है वो किसके पैरेलल होगा, वो पैरेलल होगा के कैप के। तो ईटा कैप जो है इस बार आपका यूनिट आउटवर्ड नॉर्मल वेक्टर जो है वो आपका के कैप हो जाएगा। इस प्रकार आई क्रॉस जे की जो वैल्यू मिली आपको वो के कैप मिली। ठीक है, तो यहाँ से क्या फॉर्मूला निकलता है, यहाँ से आपका फॉर्मूला निकलता है कि आई क्रॉस जे इक्वल होता है किस चीज के कैप के, और जे क्रॉस आई, सॉरी जे क्रॉस के इक्वल होता है किस चीज के, आई के, और के क्रॉस आई इक्वल होता है किस चीज के, इक्वल होता है आपका ये जे कैप के। ठीक है, ये आप फॉर्मूला याद रखिएगा, और इसको याद करने का ट्रिक बहुत सिंपल है, मैं आपको अभी बताऊंगा। आपको करना सिर्फ इतना सा है कि आप आई जे के लिखें, आई कैप, जे कैप और के कैप इस प्रकार से लिखें। ठीक है, और एक आप इसमें साइकिल प्रोसेस बना लें इस प्रकार से। ठीक है, अगर आप एरो की दिशा में घूम रहे हैं, आई से जे से के से आई, तो जो बचा वो उसका आंसर हो जाएगा। आई क्रॉस जे लिया तो के हो गया, जे क्रॉस के लिया तो आई हो गई, के क्रॉस आई लिया तो आपका जे हो गया। अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, उल्टे से याद आया, आपका जो ए क्रॉस बी है, ठीक है ना, आपका जो ए क्रॉस बी है, ए क्रॉस बी, ठीक है,
वो आपके बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होता। क्यों? अभी बताता हूँ। आपने देखा कि एक डॉट बी जो है वो इक्वल था वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए के, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। ठीक है, इसमें ऐसा नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। इसको उठा के मैं उसके साथ में रख देता हूं, आप भूल ना जाए कहीं। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए कि आपका आई क्रॉस जे जो है, सॉरी, ए क्रॉस बी जो है वो आपके बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होता, बट डॉट प्रोडक्ट में आपका ऐसा होता है। ठीक है ना, आपको ये चीज समझ में आ जानी चाहिए। तो मैं बात करता हूँ इसके उल्टे की। ठीक है ना, इसके उल्टे की अगर मैं बात करता हूँ उल्टे की, तो इसका उल्टा क्या होता है, आपका ए क्रॉस बी अगर मैं कहूँ वो इक्वल हो जाएगा माइनस टाइम्स बी क्रॉस ए के। ठीक है ना, माइनस टाइम्स बी क्रॉस ए के, सिर्फ दिशा बदलती है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता है। माइनस के बारे में आपको पहले ही बता चुका हूँ, माइनस का मतलब होता है सिर्फ दिशा का बदलना। ठीक है, ए क्रॉस बी आपका इक्वल होता है किस चीज के, माइनस टाइम्स ऑफ बी क्रॉस ए के, याद रखिएगा। अब मैं आपसे इसमें बताना चाहता हूँ कि अगर मैं जे क्रॉस आई करता हूँ, जे क्रॉस आई, तो जे से आई का एंगल, तो आई से इसका एंगल लूंगा तो ये निगेटिव हो जाएगा। आपने पढ़ा होगा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड राइट हैंड रूल, तो वो इस प्रकार से ली जाते हैं, कभी अपर डायरेक्शन में होता है, कभी डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है, इस प्रकार से। तो इसमें भी सेम फ्लेमिंग वाला ही आप समझ सकते हैं कि अगर हम एंटी क्लॉकवाइज गए तो इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड हो जाती है, तो और एक नेगेटिव एक्स्ट्रा आ जाता है। बट अगर हम क्लॉकवाइज जाते हैं तो ये पॉजिटिव रहता है, तो इसमें सिर्फ जे आएगा, और आई क्रॉस जे जो है वो आपका के आ जाएगा। ठीक है ना, उल्टा जाने पर अगर मैं कहूँ जे क्रॉस आई, जे कैप क्रॉस आई वो इक्वल होगा किस चीज के, माइनस के कैप के, और के क्रॉस जे इक्वल होगा माइनस आई कैप। ठीक है, और आई क्रॉस के जो है वो इक्वल होगा आपके जे कैप के, बट माइनस साइन के साथ में। क्रॉस प्रोडक्ट में थोड़े ज्यादा रूल्स हैं, याद रखिएगा। ठीक है, इस सारे एक पेज के ऊपर मैंने क्रॉस प्रोडक्ट की जितनी मैक्सिमम कंडीशंस थी वो सारी लिख दी हैं, सारी की सारी इंपॉर्टेंट है। चाहे वो आपकी ये हो कि ए क्रॉस बी एक ऐसा वेक्टर होता है जो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होता है, चाहे ये हो कि ए क्रॉस बी जो इक्वल होता है माइनस साइन ऑफ बी क्रॉस ए के इक्वल होता है, और एक चीज ये होती है कि ए क्रॉस बी जो है बी क्रॉस ए के कभी इक्वल नहीं होता, बस माइनस साइन लगा दीजिए तो इक्वल हो जाएगा, क्योंकि दिशा बदल जाती है। मैग्नीट्यूड इक्वल हो सकता है, याद रखना, मैग्नीट्यूड इक्वल हो सकता है, लेकिन दिशा सेम नहीं होगी, दिशा उल्टी रहेगी। ए क्रॉस बी का फॉर्मूला जो है वो इक्वल होता है मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा ईटा कैप। ईटा कैप इज द यूनिट आउटवर्ड नॉर्मल वेक्टर, बाहर की तरफ। आप चाहो तो यहाँ लिख सकते हो आउटवर्ड, यूनिट आउटवर्ड नॉर्मल वेक्टर, बाहर की तरफ एक लंबवत एकांक सदिश होता है। ठीक है, और साइन थीटा की वैल्यू हम निकालते हैं, तो ए क्रॉस बी इज डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी, और ईटा कैप की वैल्यू 1 हो जाती है, इस वजह से हम उसको देंगे नहीं। ईटा कैप क्या होता है, ईटा कैप इज द यूनिट वेक्टर। ठीक है, किसी भी चीज का यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर निकालने का तरीका मैंने आपको पहले ही बताया है, ये रहा। इसी के बिहाफ पे मैं अगर देखूं कि ए क्रॉस बी जो है वो एज अ वन वेक्टर के, अगर मैं कैपिटल ए या फिर मैं इसको किसी और जेड से रिप्रेजेंट कर देता हूं, तो जेड अपॉन मॉड ऑफ जेड आ जाएगा। तो मैंने वही लिखा है कि ईटा कैप इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए क्रॉस मॉड ऑफ बी इज डिवाइडेड, सॉरी, ईटा कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ बी क्रॉस बी। आई होप समझ में चीजें आ रही हो। और डॉट प्रोडक्ट में अगर सेम सेम है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, क्रॉस प्रोडक्ट में अगर सेम सेम है तो उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। ठीक है, और अगर डॉट प्रोडक्ट में दोनों अलग अलग हैं तो उसकी वैल्यू 0 हो जाती है, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में अलग अलग, क्रॉस प्रोडक्ट में अगर अलग अलग है तो उसकी वैल्यू आप क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करके देख सकते हैं कि कौन सी कहाँ पे चेंज हो रही है। आई होप इतनी चीजें आपको समझ में आ चुकी हो। अब सवाल जहाँ से पूछा जाता है एक ये भी है कि आपके दो वेक्टर्स हैं, अगर आपके पास ए और बी दो वेक्टर्स हैं, वो कब कब आपके पैरेलल होंगे और कब कब आपके परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, तो वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर सेड टू बी, कंडीशन है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, आर सेड टू बी नंबर 1 पैरेलल। ठीक है, पैरेलल होंगे, कब होंगे पैरेलल,
पैरेलल होंगे, ठीक है। पैरेलल का क्या मतलब होता है आप समझेंगे क्या? पैरेलल का मतलब है कि भाई उनके बीच का एंगल क्या है, उनके बीच का एंगल 0 है। तो मैंने एक वेक्टर ये बनाया, एक वेक्टर ये बनाया, ठीक है। दो वेक्टर मैंने ड्रॉ किए, ये आपका वेक्टर ए है, ये आपका वेक्टर बी है, दोनों पैरेलल हैं, तो उनके बीच का थीटा क्या हो जाएगा, याद रखना, थीटा इज इक्वल टू 0। तो अगर मैं यहाँ से क्रॉस प्रोडक्ट ले लूँ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की, तो वो किसके इक्वल हो जाएगी, वो इक्वल हो जाएगी मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन, ठीक है, 0 डिग्री थीटा कैप, और साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर आपको पैरेलल प्रूव करने हैं कि टू वेक्टर्स ए एंड बी आर सेड टू बी पैरेलल, इसका मतलब ये है कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की आप वैल्यू 0 ले आइए। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा कि भाई आपके वेक्टर जो है एक दूसरे के पैरेलल हैं, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ दूसरा कि आपको कब दो वेक्टर जो है सेकंड परपेंडिकुलर बोले जाएंगे, ठीक है। परपेंडिकुलर मतलब क्या हुआ, एक वेक्टर ये है आपके पास, ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, एक ऐसा वेक्टर है जो इसके परपेंडिकुलर है। कहने का मतलब क्या हुआ कि भाई आप देख पा रहे होंगे दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। अगर ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, दोनों के बीच का एंगल है 90 डिग्री। यहाँ से इंपॉर्टेंट क्या है, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब आप इसका डॉट प्रोडक्ट लीजिए, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल हो जाएगा मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी cos 0 डिग्री, और cos 0 की वैल्यू 1 होती है, दैट इज मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी, सॉरी यहाँ पर 90 डिग्री है, cos 90 डिग्री, cos 90 डिग्री, और cos 90 की वैल्यू 0 cos 90 की वैल्यू आपकी 0 हो जाती है, तो ये हो जाएगा 0। कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब ये हुआ कि भाई अगर आपको परपेंडिकुलर प्रूव करना है तो आप एक काम कीजिए, डॉट प्रोडक्ट 0 ले आइए, ठीक है। क्या, डॉट प्रोडक्ट 0 ले आइए, तो आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, आपके वेक्टर्स हो जाएंगे, आपके वेक्टर्स हो जाएंगे परपेंडिकुलर। भाई अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट की वैल्यू 0 ले आते हैं, इसका मतलब ये हो जाता है कि जो आपके वेक्टर्स हैं वो वेक्टर्स कैसे हैं, वो वेक्टर्स एक दूसरे के पैरेलल हैं, उनके बीच का एंगल कितना होगा, 0 होगा। आई होप आपको ये बात समझ में आई हो। तो पैरेलल एंड परपेंडिकुलर वेक्टर्स में इतना ही है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं क्या है हमारा अगला टॉपिक, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, ठीक है। आपने देखा आपके पास दो वेक्टर्स थे, एक वेक्टर इस प्रकार से था, ठीक है, एक वेक्टर आपका इस प्रकार से था, एक वेक्टर आपका इस प्रकार से है। ये अगर मैं वेक्टर ए कह देता हूँ, उसको अगर वेक्टर बी कह देता हूँ, इनके बीच का एंगल थीटा था। तो थीटा निकालने के दो तरीके हैं, ठीक है। पहला क्या है, पहला ये है कि आप cos थीटा की हेल्प से इसकी वैल्यू निकालें, cos थीटा इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी। मैं आपको डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट में ये दोनों फॉर्मूला करा चुका हूँ, फिर भी एक बार यहाँ पर भी लिखा देता हूँ। अगर मैं साइन थीटा की वैल्यू निकालूं तो साइन थीटा इक्वल होगा मॉड ऑफ वेक्टर ए डॉट क्रॉस मॉड ऑफ वेक्टर बी, ठीक है ना, मॉड ऑफ वेक्टर बी इज डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी। आई होप ये दोनों फॉर्मूला आपको बिल्कुल ऑन द टिप याद हो, ठीक है, भूलने का है नहीं। ये आपके दो वेक्टर्स के बीच का एंगल हो गया। अब हम बात करते हैं प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ऑन अनदर वेक्टर, मतलब प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए, ठीक है ना। हमें फाइंड आउट करना है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, ठीक है। एक चीज मेरी ध्यान से सुनिएगा, जो वेक्टर ऑन है ना, ऑन के बाद लिखा हुआ इंपॉर्टेंट है, ऑन से पहले का इंपॉर्टेंट है, ऑन से बाद का इंपॉर्टेंट है, कैसे मैं बताता हूँ। तो आप प्रोजेक्शन जब निकालेंगे तो प्रोजेक्शन किसके इक्वल होगा, प्रोजेक्शन इक्वल होगा, अगर आपका जो ऊपर हेडिंग है उसके अकॉर्डिंग लिखा हुआ है तो प्रोजेक्शन इक्वल होगा, दोनों का आप डॉट प्रोडक्ट निकालो, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, और डिवाइड कर दो ऑन वाले वेक्टर से, किससे, ऑन वाले वेक्टर से, जो ऑन वाला वेक्टर है उसके मॉडुलस से, ठीक है, हो गया प्रोजेक्शन।
प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। हमें मतलब नहीं है आप किसका निकाल रहे हैं, ठीक है, इतना याद रखिएगा। जो वेक्टर आपको गिवन है उनका डॉट प्रोडक्ट निकाल लो, और जो ऑन वाला वेक्टर है, ठीक है, कौन सा ऑन वाला वेक्टर, किस पर निकाल रहे हैं उसके मॉडुलस से डिवाइड कर दो, बात खत्म, ठीक है। बस इतना सा याद रखना है आपको, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अब इसमें थोड़ा सा चेंज करके भी आता है, मैं आपको बताता हूँ कैसे आएगा। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, नोट कर लीजिएगा। एक चीज आपसे पूछी जाएगी इसी में कि आपका प्रोजेक्शन फाइंड आउट करना है। प्रोजेक्शन भी आपके दो प्रकार के हैं, ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए। अगर आपने सिर्फ फार्मूला याद किया ना तो यकीन मानिए आप पक्का कंफ्यूज होंगे, ठीक है। तो कैसे, तो प्रोजेक्शन इस बार इक्वल हो जाएगा किस चीज से, प्रोजेक्शन है वो आपका इक्वल हो जाएगा वेक्टर ए। मैंने बोला कुछ भी गिवन हो हमें मतलब नहीं है, बस दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालो और ऑन वाले वेक्टर से डिवाइड कर दो, ठीक है। ऑन वाला वेक्टर कौन सा है, वेक्टर बी थोड़ी नहीं है इस बार है वेक्टर ए। ओके, वेक्टर ए से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे क्या, वेक्टर ए। हो गया, कितना सिंपल है। हमें क्या रखना है यार, सिर्फ ऑन वाला वेक्टर, बाकी तो जो वेक्टर गिवन हो दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालो, ऑन वाले के मॉडुलस से डिवाइड कर दो। ये तो हो गया प्रोजेक्शन का। अब यहाँ से कभी कभार मैंने देखा है कि कुछ एक एग्जाम में थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर दिया जाता है। वो क्या है, वो ये है कि आपसे पूछ लिया जाएगा ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन। क्या, ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन। अब ये क्या है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला क्या रहेगा मैं बताता हूँ आपको। तो आपका प्रोजेक्शन है, इस केस में आपका प्रोजेक्शन मैं कहूँ ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन, ठीक है ना, वो इक्वल हो जाएगा किस चीज से, दोनों का डॉट प्रोडक्ट लीजिए, ओके, इज डिवाइडेड बाय किससे, इज डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ वेक्टर ऑन वाला वेक्टर बी, ओके। ये तो था सिंपल वाला, ठीक है ना, इतना था सिंपल वाला। अब आप एक काम कीजिए, ऑर्थोगोनल लेना है, ब्रैकेट लगाइए, साथ में लिख लीजिए डॉट वेक्टर बी, ठीक है, और इसका लगा दीजिए स्क्वायर, हो गया प्रोजेक्शन ऑफ ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन वेक्टर बी। तो आपको क्या करना है, बस ऊपर वेक्टर से मल्टीप्लाई करके नीचे उसी के मॉडुलस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो बात हो गई खत्म। ऐसे ही इसका अगर मैं उल्टा करना चाहूँ कि आपको निकालना हो क्या, ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए, ठीक है ना। इस बार मैं निकाल रहा हूँ ऑन वेक्टर ए। तो ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन किसके इक्वल हो जाएगा, तो ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन आपका थोड़ा कम ही पूछा जाता है, तो मैं नहीं चाहता कि जरा सा आपको टफ किया जाए और आप तो सोचें कि इस चीज तो कुछ नहीं है, हमने पढ़ी ही नहीं है। तो सिंपल वही, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज डिवाइडेड बाय ऑन वाला वेक्टर दैट इज मॉड ऑफ वेक्टर ए, इतना कर लिया। उसके बाद लगाइए ब्रैकेट और क्या कीजिए, इसी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लीजिए वेक्टर ए और इसका स्क्वायर, हो गया, ठीक है। याद करने की ट्रिक्स हैं, छोटी हैं पर इम्पोर्टेंट है। तो ये काफी इम्पोर्टेंट चीजें हैं जो आपको समझ में आ गई होंगी। बाकी का अभी काफी कुछ इसमें रह गया है, मैं एक साथ कराना नहीं चाह रहा, मैं चाह रहा हूँ कि आप थोड़ा थोड़ा करके पढ़ें जिससे कि आपको सारा कुछ याद रहे और कंफ्यूजन पैदा ना हो, ठीक है। तो ये आज का वीडियो है। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको लगे मेरा कंटेंट यूजफुल है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक और कमेंट शेयर करना ना भूलें। चाहे तो आप मुझसे इसके वीडियो के पीडीएफ के लिए टेलीग्राम लिंक के थ्रू चैनल से जुड़ सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।